कैसे हो दोस्तों आप सभी का मैं आपके चैनल द सक्सेस पॉइंट एट द रेट पे एक बार फिर से महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला में आपका स्वागत करता हूं। आज का सेगमेंट भी हर सेगमेंट की तरह काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है दोस्तों। पर आपसे एक गुजारिश है कि इस चैनल का ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन ऑन कीजिए ताकि नोटिफिकेशन मिलती रहे। अगर आप ऑनलाइन प्रश्नों को देखना चाहते हैं या किसी एमसीक्यू क्वेश्चन को देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर के आप हर सब्जेक्ट को अच्छे से देख सकते हैं, उससे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को भी देख सकते हैं। अगर आप यूपीएससी की तैयारी करते हैं या यूपीपीएससी की तैयारी करते हैं या अदर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो उन सभी के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है प्यारे दोस्तों। तो आज का जो हमारा विषय है वो है पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी। तो दोस्तों ये जो पारिस्थितिकी तंत्र होता है और ये जो पर्यावरण होता है, इससे संबंधित भी प्रश्न आपके यूपीएससी में, यूपीपीएससी में, यहाँ तक कि रेलवे डिपार्टमेंट में भी आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपसे गुजारिश है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। वीडियो आपको कैसी लगती है कमेंट में ज़रूर बताएं। इसी तरह से अपना प्यार बनाए रहिए, चैनल का सपोर्ट करते रहिए, प्रश्नों के उत्तर देते रहिए दोस्तों। वीडियो को कैसी लगती है कमेंट में ज़रूर बताएं, लाइक कीजिए। चलिए शुरू करते हैं। आज का जो हमारा विषय है वो है प्यारे दोस्तों पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, इससे बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न पूछे जाते हैं। द सक्सेस पॉइंट एट द रेट एक ऐसा मंच है जो ऐसे ही टॉपिकों का डिस्कशन करता है जिससे आप अपने लक्ष्य को जल्द से जल्द हासिल कर सकें दोस्तों। आज आपके प्यार के बदौलत ही दोस्तों द सक्सेस पॉइंट एट द रेट के 700 सब्सक्राइबर पूरे हुए हैं दोस्तों। इसी तरह से जुड़े रहिए, चैनल का सपोर्ट कीजिए। आपका सपोर्ट रहेगा तो चैनल जल्दी प्रोग्रेस करेगा दोस्तों। चलिए शुरू करते हैं। तो आज का जो हमारा पहला प्रश्न है वो क्या है, वो है करेरा वन्यजीव अभयारण्य की स्थापना कब हुई थी। प्रश्न एक बार फिर से दोस्तों, करेरा वन्यजीव अभयारण्य की स्थापना कब हुई थी। पहला है मध्य प्रदेश, दूसरा तमिलनाडु, तीसरा उत्तर प्रदेश, चौथा है पंजाब। तो फटाफट से इसका उत्तर दीजिए कि करेरा वन्यजीव अभयारण्य की स्थापना कब हुई थी। ऑप्शन है मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, पंजाब। तो दोस्तों अगर बात की जाए करेरा वन्यजीव अभयारण्य की स्थापना की, तो इसकी स्थापना कहाँ हुई थी दोस्तों। प्रश्न है कि इसकी स्थापना कहाँ हुई थी, यहाँ कब लिख गया है। तो करेरा वन्यजीव अभयारण्य की स्थापना कब हुई थी, आप इसका उत्तर कमेंट में दीजिएगा। और करेरा वन्यजीव अभयारण्य की स्थापना कहाँ हुई थी, इसका उत्तर मैं दिए देता हूँ दोस्तों। तो इसका उत्तर है मध्य प्रदेश। तो ऑप्शन आपका ए राइट हो जाएगा। तो ए इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों कि भीमबेटका रॉक शेल्टर जो सैकड़ों हजार साल पहले मनुष्य द्वारा बसाए गए थे, निम्नलिखित में से किसके अंदर स्थित है। फटाफट से उत्तर दीजिए, किसके अंदर स्थित है। फटाफट से उत्तर दीजिए कि भीमबेटका रॉक शेल्टर जो सैकड़ों हजार साल पहले मनुष्य द्वारा बसाए गए थे, निम्नलिखित में से किसके अंदर स्थित है। पहला ऑप्शन है रातापानी टाइगर रिजर्व, दूसरा है घाटी गांव वन्यजीव अभयारण्य, तीसरा है बोर टाइगर रिजर्व और डी ऑप्शन है करेरा वन्यजीव अभयारण्य। तो फटाफट से इसका उत्तर दीजिए पहले दोस्तों कि भीमबेटका रॉक शेल्टर सैकड़ों हजार साल पहले मनुष्य के द्वारा बसाए गए थे, तो ये किसके अंदर स्थित है। फटाफट से उत्तर दीजिए पहले दोस्तों। भीमबेटका रॉक शेल्टर सैकड़ों हजार साल पहले जो मनुष्य के द्वारा बसाए गए थे, तो किसके अंदर स्थित है। रातापानी टाइगर रिजर्व के अंदर स्थित है। तो ए इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों कि तोप चांची वन्यजीव अभयारण्य किस स्थान पर स्थित है। प्रश्न बहुत अच्छा है कि तोप चांची वन्यजीव अभयारण्य किस स्थान पर स्थित है। पहला है रांची, दूसरा है मुजफ्फरपुर, सी ऑप्शन है पटना, डी ऑप्शन है धनबाद। तो फटाफट से इसका उत्तर दीजिए दोस्तों। ऐसे प्रश्न आपको सिर्फ द सक्सेस पॉइंट एट द रेट पे ही मिलेंगे, तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन ऑन कीजिए ताकि नोटिफिकेशन मिलती रहे और वीडियो को बिना स्किप किए शुरुआत से अंत तक जरूर देखें। तो तोप चांची वन्यजीव अभयारण्य किस स्थान पर स्थित है। रांची, मुजफ्फरपुर, पटना, धनबाद। तो दोस्तों अगर तोप चांची वन्यजीव अभयारण्य की बात की जाए तो ये स्थित है धनबाद में। तो ऑप्शन आपका डी राइट हो जाएगा। तो डी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों कि अकन माशु राष्ट्रीय उद्यान किस देश में है। पहला है जर्मनी, दूसरा चीन, सी ऑप्शन है जापान, डी ऑप्शन है दक्षिण कोरिया। तो अकन माशु राष्ट्रीय उद्यान किस देश में है, आपको इसका उत्तर देना है। फटाफट से इसका उत्तर दीजिए। जर्मनी, चीन, जापान, दक्षिण कोरिया। फटाफट से उत्तर दीजिए पहले दोस्तों।
तो दोस्तों अकन-मासु राष्ट्रीय उद्यान की अगर बात की जाए तो ये किस देश में स्थित है? तो ये स्थित है जापान में। तो ऑप्शन आपका सी राइट हो जाएगा। तो सी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों कि समसपुर अभयारण्य किस प्रदेश में है? पहला है हिमाचल प्रदेश, दूसरा उत्तर प्रदेश, तीसरा सिक्किम, चौथा पंजाब। तो समसपुर अभयारण्य किस प्रदेश में है? फटाफट से उत्तर दीजिए दोस्तों। समसपुर अभयारण्य किस प्रदेश में है? अगला वन लाइनर प्रश्नों को देखना चाहते हैं या किसी एमसीक्यू क्वेश्चन को देखना चाहते हैं या किसी टॉपिक का अच्छे से डिस्कशन करना चाहते हैं दोस्तों, क्योंकि जितना ज़्यादा आप प्रश्नों को लगाते जाएंगे उतना ज़्यादा आपका खुद का मनोबल बढ़ेगा, आप और अच्छा करने का प्रयास करेंगे। आप कम समय में आपकी इतनी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी कि कम समय में आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों को लगाना सीख जाएंगे दोस्तों, जो कि आपके एग्ज़ाम सेंटर पे या एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों, क्योंकि काफ़ी सारे प्रश्नों को जल्दी से सॉल्व करना बहुत बड़ी बात होती है। तो समसपुर अभयारण्य किस प्रदेश में है? तो समसपुर अभयारण्य किस प्रदेश में दोस्तों? तो ये है उत्तर प्रदेश में। तो ऑप्शन आपका बी राइट हो जाएगा। तो बी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है कि नावेगांव राष्ट्रीय उद्यान किस प्रदेश में है? नावेगांव राष्ट्रीय उद्यान किस प्रदेश में है? पहला है गुजरात, दूसरा महाराष्ट्र, तीसरा मध्य प्रदेश, चौथा है कर्नाटक। तो फटाफट से इसका उत्तर दीजिए कि नावेगांव राष्ट्रीय उद्यान किस प्रदेश में है? आपके ऑप्शन है गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, कर्नाटक। ये आपके ऑप्शन है। फटाफट से इसका उत्तर दीजिए। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न हो सकता है दोस्तों किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए। दोस्तों आप लोग उत्तर नहीं देते हैं, प्रश्नों के उत्तर देना का जरूर प्रयास कीजिए। तो नावेगांव राष्ट्रीय उद्यान किस प्रदेश में है? तो नावेगांव राष्ट्रीय उद्यान जिस प्रदेश में है उसका नाम है महाराष्ट्र। तो ऑप्शन आपका बी राइट हो जाएगा। तो बी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है कि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था? पर्यावरण संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था? पहला ऑप्शन है 1985 में, दूसरा 1986 में, तीसरा 1987 में, चौथा है 1988 में। तो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था? पर्यावरण संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था? फटाफट से उत्तर दीजिए दोस्तों। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज चल रही है, हर एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। अगर आप रेलवे की तैयारी करते हैं, यूपीएससी की तैयारी करते हैं, यूपीपीएससी की तैयारी करते हैं, तो सभी के लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है। ये प्रश्नों को शुरुआत से अंत तक ज़रूर देखें। प्रयास करें कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस चैनल से जुड़ें, ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस वीडियो को देखें दोस्तों। तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। तो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था? तो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम ये पारित हुआ था 1986 में। तो ऑप्शन आपका बी राइट हो जाएगा। तो बी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न दोस्तों कि हाथियों की सुरक्षा तथा हाथियों की आबादी बढ़ाने के उद्देश्य से हाथी परियोजना यानी प्रोजेक्ट एलिफेंट कब शुरू की गई थी? प्रश्न समझ में आ रहा है दोस्तों? हाथियों की सुरक्षा तथा हाथियों की आबादी को बढ़ाने के उद्देश्य से हाथी परियोजना जिसका नाम था प्रोजेक्ट एलिफेंट कब शुरू किया गया था? पहला ऑप्शन है 1991 में, दूसरा 1992 में, तीसरा ऑप्शन है 1993 में और चौथा ऑप्शन है 1994 में। तो फटाफट से प्रश्नों को देखिए, ऑप्शन को देखिए और फटाफट से उत्तर दीजिए। हाथियों की सुरक्षा तथा हाथियों की आबादी को बढ़ाने के उद्देश्य से हाथी परियोजना यानी प्रोजेक्ट एलिफेंट कब शुरू की गई थी? तो ये शुरू की गई थी प्यारे दोस्तों 1992 में। तो ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। तो बी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत का पहला वन्यजीव अभयारण्य है? प्रश्न बहुत अच्छा है। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का पहला वन्यजीव अभयारण्य है? पहला ऑप्शन है सुंदरवन, दूसरा है नीलगिरी, सी ऑप्शन है नंदा देवी और डी ऑप्शन है पंचमढ़ी। तो निम्नलिखित में से कौन सा भारत का पहला वन्यजीव अभयारण्य है? निम्नलिखित में से भारत का पहला वन्यजीव अभयारण्य कौन सा है? ऐसे भी प्रश्न पूछा जा सकता है। तो निम्नलिखित में से भारत का पहला वन्यजीव अभयारण्य कौन सा है? तो ये है नीलगिरी। तो ऑप्शन आपका बी राइट हो जाएगा। तो बी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं दोस्तों। बहुत ही अच्छे प्रश्नों की श्रृंखला चल रही है और लोगों के भी जोड़ने का प्रयास कीजिए।
इसी तरह से प्यार बनाए रहिए दोस्तों। द सक्सेस पॉइंट एट द रेट आपको बहुत कुछ देगा दोस्तों। मेरी ईश्वर से प्रार्थना है कि आप सबका सिलेक्शन हो। अगला प्रश्न है कि पिग्मी हॉग दुनिया में सूअर की सबसे छोटी प्रजाति है। पिग्मी हॉग अनुसंधान एवं प्रजनन केंद्र किस राज्य में स्थित है? आपका ऑप्शन आपके सामने है प्यारे दोस्तों। प्रश्न एक बार फिर से कि पिग्मी हॉग दुनिया में सूअर की सबसे छोटी प्रजाति है। पिग्मी हॉग अनुसंधान एवं प्रजनन केंद्र किस राज्य में स्थित है? पहला जो ऑप्शन है वो है मेघालय, दूसरा उड़ीसा, तीसरा केरल, चौथा असम। तो फटाफट से इसका उत्तर दीजिए दोस्तों। काफ़ी अच्छा प्रश्न है ये इम्पोर्टेंट प्रश्न भी हो सकता है दोस्तों। वैसे तो सभी प्रश्न आपके लिए इम्पोर्टेंट हैं। तो प्यारे दोस्तों इसका जो उत्तर होगा कि पिग्मी हॉग दुनिया में सूअर की सबसे छोटी प्रजाति मानी जाती है और इसका जो अनुसंधान और प्रजनन केंद्र है वो कहाँ है? तो ये है असम राज्य में। तो ऑप्शन आपका डी राइट हो जाएगा। तो डी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न है कि 1992 का विशाल कोहरा जिसे ग्रेट स्मॉग या किलर फॉग भी कहा जाता है किस शहर में घटित हुआ था? 1952 की बात है। विशाल कोहरा जिसे ग्रेट स्मॉग या किलर फॉग भी कहा जाता है किस शहर में घटित हुआ था? पहला ऑप्शन है लंदन, बी ऑप्शन है न्यूयॉर्क, सी ऑप्शन है टोक्यो और डी ऑप्शन है बर्लिन। फटाफट से इसका उत्तर दीजिए प्यारे दोस्तों कि 1952 का विशाल कोहरा जिसे ग्रेट स्मॉग या किलर फॉग भी कहा जाता है किस शहर में घटित हुआ था? फटाफट से उत्तर दीजिए दोस्तों। तो ये घटित हुआ था प्यारे दोस्तों लंदन में। तो ऑप्शन आपका ए राइट हो जाएगा। तो ए इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न दोस्तों ये रहा दोस्तों अगला प्रश्न है कि 1964 में स्थापित IUCN रेड लिस्ट किस बारे में जानकारी देती है? पहला है आनुवांशिक रूप से संशोधित फसलें, दूसरा है खतरनाक पौधों की प्रजातियां और सी ऑप्शन है लुप्त होती प्रजातियां, डी ऑप्शन है खतरनाक जीव प्रजातियां। तो 1964 में स्थापित IUCN रेड लिस्ट किसके बारे में जानकारी देती है? तो फटाफट से उत्तर दीजिए दोस्तों। 1964 में स्थापित IUCN रेड लिस्ट किसके बारे में जानकारी देती है? तो ये जानकारी देती है प्यारे दोस्तों लुप्त होती प्रजातियों के बारे में। तो ऑप्शन आपका सी राइट हो जाएगा। तो सी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला जो प्रश्न पे है दोस्तों वो प्रश्न क्या है आइए देखते हैं। अगला प्रश्न है कि मड़ाई के नाम से प्रसिद्ध सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? मड़ाई के नाम से प्रसिद्ध सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? पहला है कर्नाटक, दूसरा मध्य प्रदेश, तीसरा उत्तर प्रदेश और डी ऑप्शन है गुजरात। तो मड़ई के नाम से प्रसिद्ध सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? कर्नाटक, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, गुजरात। तो दोस्तों मध्य प्रदेश एक ऐसा राज्य है जहां मड़ई के नाम से सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। तो ऑप्शन आपका बी राइट हो जाएगा। तो बी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों कि मानस राष्ट्रीय उद्यान जो एक हाथी अभयारण्य भी है किस राज्य में स्थित है? मानस राष्ट्रीय उद्यान जो एक हाथी अभयारण्य है वो किस राज्य में स्थित है? पहला ऑप्शन है असम, बिहार, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश। फटाफट से इसका उत्तर दीजिए प्यारे दोस्तों। तो दोस्तों अगर बात की जाए मानस राष्ट्रीय उद्यान की तो ये असम राज्य में स्थित है। तो ऑप्शन आपका ए राइट हो जाएगा। तो ए इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। राजबाड़ी राष्ट्रीय उद्यान किस प्रदेश में स्थित है? ये आपका प्रश्न है। ऑप्शन है मध्य प्रदेश, नागालैंड, उड़ीसा और त्रिपुरा। बहुत ही अच्छा प्रश्न है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसको आप वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न भी मान सकते हैं कि राजबाड़ी राष्ट्रीय उद्यान किस प्रदेश में स्थित है। या दोस्तों फटाफट से उत्तर दीजिए और अगर अभी तक आपने चैनल पे को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन ऑन कर दीजिए ताकि नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो राजबाड़ी राष्ट्रीय उद्यान किस प्रदेश में है? तो ये त्रिपुरा राज्य में। कहाँ है? त्रिपुरा। तो ऑप्शन आपका डी राइट हो जाएगा। तो डी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों कि निम्नलिखित में से किस प्रकार का कोयला सबसे ज़्यादा पाया जाता है?
पहला है लिग्नाइट, दूसरा एंथ्रेसाइट, सी ऑप्शन है विटामिन्स और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो निम्नलिखित में से किस प्रकार का कोयला सबसे ज़्यादा पाया जाता है? फटाफट से उत्तर दीजिए दोस्तों। लिग्नाइट, एंथ्रेसाइट, विटामिन्स या इनमें से कोई नहीं। कौन से प्रकार का कोयला है जो सबसे ज़्यादा पाया जाता है? तो सबसे ज़्यादा पाया जाता है विटामिन्स कोयला। तो ऑप्शन आपका सी राइट हो जाएगा। तो सी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ मूव करते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन परियोजना हाथी एलिफेंट का मूल भाग या मूल विभाग है? बात समझ में आई दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सी परियोजना जो है वो हाथी का मूल विभाग है? पहला है पर्यटन मंत्रालय, दूसरा पर्यावरण एवं वन मंत्रालय जिसको मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट कहा जाता है, सी ऑप्शन है प्रधानमंत्री कार्यालय और डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो निम्नलिखित में से कौन सी परियोजना हाथी यानी कि प्रोजेक्ट एलिफेंट का मूल विभाग है यानी पेरेंट डिपार्टमेंट है? फटाफट से उत्तर दीजिए दोस्तों। पर्यटन मंत्रालय, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, प्रधानमंत्री कार्यालय या इनमें से कोई नहीं। दोस्तों जो परियोजना हाथी का मूल विभाग रहा है, मूल विभाग है, तो उसको कहा जाता है पर्यावरण एवं वन मंत्रालय। तो ऑप्शन आपका बी राइट हो जाएगा। तो बी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है दोस्तों कि पश्चिमी घाट क्षेत्र के संरक्षण की सिफारिश पश्चिमी घाट पारिस्थितिकी विशेषज्ञ पैनल यानी वेस्टर्न चर्च इकोलॉजी एक्सपर्ट द्वारा की गई थी। पैनल के अध्यक्ष कौन थे? पश्चिमी घाट क्षेत्र के संरक्षण की सिफारिश पश्चिमी घाट पारिस्थितिकी विशेषज्ञ पैनल द्वारा की गई थी। तो इस पैनल के अध्यक्ष कौन थे? पहला है देवेंद्र पांडे, दूसरा है डॉक्टर माधव काडगिल, सी ऑप्शन है स्वामीनाथन और डी ऑप्शन है मुकेश ऋषि। तो फटाफट से उत्तर दीजिए दोस्तों। ऐसे प्रश्न आपको सिर्फ और सिर्फ द सक्सेस पॉइंट @ पे ही मिल सकता है दोस्तों। तो द सक्सेस पॉइंट @ चैनल से जुड़िए, अपने आप को सक्सेस की राह पर लाइए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो पश्चिमी घाट क्षेत्र के संरक्षण की सिफारिश पश्चिमी घाट पारिस्थितिकी विशेषज्ञ पैनल के द्वारा की गई थी और इस पैनल के जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? तो अध्यक्ष का नाम था डॉक्टर माधव काडगिल। तो ऑप्शन आपका बी राइट हो जाएगा। तो बी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा जैव विविधता वाला क्षेत्र है। बस समझिए दोस्तों, भारत दुनिया का सबसे बड़ा जैव विविधता वाला क्षेत्र है। भारत में दुनिया की प्रजातियों का कितने प्रतिशत हिस्सा है? भारत दुनिया का सबसे बड़ा जैव विविधता वाला क्षेत्र तो है ही, लेकिन भारत में दुनिया की प्रजातियों का कितने प्रतिशत हिस्सा है? पहला ऑप्शन है 2 से 3%, बी ऑप्शन है 7 से 8%, सी ऑप्शन है 11 से 12% और डी ऑप्शन है 15 से 16%। तो भारत दुनिया का सबसे बड़ा जैव विविधता वाला क्षेत्र है। भारत में दुनिया की प्रजातियों का कितने प्रतिशत हिस्सा है? फटाफट से उत्तर दीजिए पहले दोस्तों। तो दोस्तों अगर बात की जाए, भारत दुनिया का सबसे बड़ा जैव विविधता वाला क्षेत्र है और दुनिया की प्रजातियों में इसका कितने प्रतिशत हिस्सा है? तो ये हिस्सा है 7 से 8% का। तो बी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों कि भारत में स्थानिक पौधों की प्रजातियों यानी इंडेमिक प्लांट स्पीसीज़ की संख्या सबसे अधिक किस क्षेत्र में है? भारत में स्थानिक पौधों की प्रजातियों की संख्या सबसे अधिक संख्या किस क्षेत्र में है? आपको इसका उत्तर देना है, या फिर प्रश्न में आपसे पूछा जा सकता है कि भारत में इंडेमिक प्लांट स्पीसीज़ की संख्या सबसे अधिक किस क्षेत्र में है? तो आपके ऑप्शन है हिमालय क्षेत्र में, बी ऑप्शन है मालाबार क्षेत्र, सी ऑप्शन है गंगा का मैदान और डी ऑप्शन है पश्चिमी घाट। फटाफट से उत्तर दीजिए दोस्तों। तो भारत में स्थानिक पौधों की प्रजातियों की संख्या सबसे अधिक किस क्षेत्र में है? तो सबसे अधिक जो क्षेत्र है वो क्षेत्र पे है दोस्तों हिमालय क्षेत्र। तो ऑप्शन आपका ए राइट हो जाएगा। तो ए इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ मूव करते हैं। अगला प्रश्न है कि भारत का सबसे बड़ा वन्यजीव अभयारण्य कौन सा है? पहला ऑप्शन है दिबांग घाटी, दूसरा है केदारनाथ वन्यजीव अभयारण्य, तीसरा ऑप्शन है कुंभलगढ़ और डी ऑप्शन है भारतीय जंगली गधा अभयारण्य। तो भारत का सबसे बड़ा वन्यजीव अभयारण्य कौन सा है? पहला दिबांग घाटी, दूसरा केदारनाथ वन्यजीव अभयारण्य, तीसरा है कुंभलगढ़ और डी ऑप्शन है भारतीय जंगली गधा अभयारण्य। फटाफट से उत्तर देते रहिए दोस्तों। आप लोग उत्तर नहीं दिया करते दोस्तों।
तो भारत का सबसे बड़ा वाचिंग अभयारण्य, भारत का सबसे बड़ा वन्यजीव अभयारण्य कौन सा है दोस्तों? दोस्तों प्रयास कीजिए कि ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो पे लोग देखें दोस्तों, लोग वॉच करें ज़्यादा से ज़्यादा। आपके सपोर्ट के बिना ये पॉसिबल नहीं है दोस्तों, तो इस चैनल का सपोर्ट कीजिए। तो भारत का सबसे बड़ा वन्यजीव अभयारण्य कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा वन्यजीव अभयारण्य भारतीय जंगली गधा अभयारण्य। तो ऑप्शन आपका डी राइट हो जाएगा। तो डी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न है कि पर्यावरण की दृष्टि से लैंडफिल में अपशिष्ट का निपटान करने वाले किसी भी व्यक्ति द्वारा भुगतान किए जाने वाला शुल्क क्या है? फटाफट से उत्तर। प्रश्न एक बार फिर से दोस्तों कि पर्यावरण की दृष्टि से लैंडफिल में अपशिष्ट का निपटान करने वाले किसी भी व्यक्ति द्वारा भुगतान किए जाने वाला शुल्क क्या है? पहला है रिसाइकलिंग फ़ीस, बी ऑप्शन है डंपिंग ड्यूटी, सी ऑप्शन है टिम्पिंग फ़ी और डी ऑप्शन है मटेरियल फ़ी। यानी कि पहला कौन सा है? रिसाइकलिंग फ़ीस होती है, दूसरा डंपिंग ड्यूटी होती है और सी ऑप्शन होता है टिम्पिंग फ़ीस और डी ऑप्शन है मटेरियल फ़ीस। तो फटाफट से इसका उत्तर दीजिए। लैंडफिल में अपशिष्ट का निपटान करने वाले किसी भी व्यक्ति के द्वारा भुगतान किए जाने वाला शुल्क क्या है? तो ये जो शुल्क होता है दोस्तों, ये होता है डंपिंग फ़ी। तो ऑप्शन आपका सी राइट हो जाएगा। तो सी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है कि विलुप्त टोडो प्रजाति का पक्षी जो उड़ नहीं सकता था किस प्रदेश में पाया जाता था? पहला ऑप्शन है मोरक्को, दूसरा श्रीलंका, सी ऑप्शन है मॉरिशस और डी ऑप्शन है भारत। तो विलुप्त टोडो प्रजाति का पक्षी जो उड़ नहीं सकता था किस प्रदेश में पाया जाता है? विलुप्त टोडो प्रजाति का पक्षी जो कभी उड़ नहीं सकता था किस प्रदेश में पाया जाता था? मोरक्को, श्रीलंका, मॉरिशस, भारत। तो ये पाया जाता था दोस्तों मॉरिशस में। तो ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। तो सी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न है कि इकोलॉजी इज़ ए सस्टेनेबल इकोनॉमी किस आंदोलन का स्लोगन था? फटाफट से उत्तर दीजिए। इकोलॉजी इज़ ए सस्टेनेबल इकोनॉमी किस आंदोलन का स्लोगन था? पहला चिपको आंदोलन, दूसरा नर्मदा बचाओ आंदोलन और सी ऑप्शन था अप्पिको आंदोलन और डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो इकोलॉजी इज़ ए सस्टेनेबल इकोनॉमी किस आंदोलन का स्लोगन था? तो ये स्लोगन था दोस्तों चिपको आंदोलन का। तो ऑप्शन आपका ए राइट हो जाएगा। तो ए इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की अगला प्रश्न है कि फिश मील प्रोटीन, कैल्शियम, फास्फोरस और अन्य खनिजों का अच्छा स्रोत होता है। फिश जो होता है वो प्रोटीन, कैल्शियम, फास्फोरस और अन्य खनिजों का अच्छा स्रोत है। इसका व्यापक रूप से उपयोग किसके लिए किया जाता है? फटाफट से उत्तर दीजिए। पहला ऑप्शन है जैविक खाद, बी ऑप्शन है रासायनिक खाद, सी ऑप्शन है विटामिन और डी ऑप्शन है दवाई। फिश मील जो होती है वो प्रोटीन, कैल्शियम, फास्फोरस का अन्य खनिजों का भी अच्छा स्रोत मानी जाती है। तो फटाफट से इसका उत्तर दीजिए कि किसके लिए उपयोग की जाती है? जैविक खाद, रासायनिक खाद, विटामिन या फिर दवाई। फिश मील की अगर बात की जाए दोस्तों तो ये उपयोग की जाती है, इस्तेमाल की जाती है जैविक खाद के लिए। तो ऑप्शन आपका ए राइट हो जाएगा। तो ए इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो दोस्तों आज का सेशन यहीं पे समाप्त करता हूँ, इस उम्मीद से कि आप सब पढ़ रहे होंगे, मेहनत कर रहे होंगे। इसी तरह से पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। मेरी ईश्वर से प्रार्थना है कि आप सबका सिलेक्शन हो। अगर आप समंदर की चाह रखते हैं दोस्तों तो ही आप सक्सेस हो पाएंगे, क्योंकि जब आप बड़ी चीज़ सोचते हैं तो छोटा आपको ज़रूर हासिल होता है। तो इसी जुनून के साथ महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला में एक बार फिर से आपका स्वागत होगा दोस्तों। तब तक के लिए जय हिंद, विश यू ऑल द बेस्ट।